गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन ई क्लासेस में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं महेश कुमार अहिरवार, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, एक बार फिर अपने इस लाइव सेशन में बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के छात्रों का स्वागत करता हूं। कल बीए प्रथम वर्ष की क्लास हुई थी। कुछ छात्रों ने मैसेज किया कि सर सेकेंड ईयर की क्लास भी पढ़ाइए, तो आज बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र के बच्चों के लिए क्लास है और उनकी थर्ड यूनिट, जिसमें एक टॉपिक है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न केवल समाजशास्त्र की दृष्टि से बल्कि एक सामान्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, जैसे हर विषय के विद्यार्थी को इसके बारे में आना चाहिए। खास तौर पर यह महिलाओं के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके हक, उनके अधिकार की बात कही गई है इसमें। तो हम शुरू करते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। घरेलू हिंसा शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? घरेलू मतलब घर में की गई हिंसा, अर्थात जब घर की चार दीवारी के अंदर किसी प्रकार की हिंसा की जाती है तो वह घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगी। ये सरल शब्दों में हो गया, घर की चार दीवारों के अंदर महिला के साथ किया गया उत्पीड़न, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, मौखिक हो, आर्थिक हो, इस प्रकार की हिंसा घरेलू हिंसा के अंतर्गत आती है। बात आती है 2005 अधिनियम की। तो 2005 के पहले महिलाओं को कोई प्रावधान था क्या? क्या महिलाएं इस तरह के अत्याचार पहले से सहती आ रही थीं? तो उनके लिए कोई नियम था क्या? जब 2005 में आया तो उससे पहले क्या था? तो इसके इतिहास के बारे में जानना भी आवश्यक है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के पहले महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था तो कौन से प्रावधान थे। इतिहास की बात करें तो भारतीय दंड संहिता में एक धारा है 1860, आईपीसी धारा 1860 के अंतर्गत 498A एक धारा थी। यदि किसी महिला के साथ कोई अत्याचार दुर्व्यवहार किया जाता है तो महिला थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कर सकती थी। उसके लिए 498A धारा का प्रावधान था, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। महिला डरती थी घर से बाहर निकलने में, समाज से डरती थी, परिवार से डरती थी, क्यों कहीं ना कहीं कुछ धार्मिक रीति रिवाज भी ऐसे थे जिस कारण वह पीछे हट जाया करती थी। इसके बाद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्वतंत्र भारत में 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ। मोस्टली जितना भी अत्याचार हुआ वह दहेज कारण था कि कहीं ना कहीं महिलाओं को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। इसलिए भारत सरकार ने 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पास किया। इसका मुख्य कारण था, इस अधिनियम के पारित होने से महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कमी आएगी, क्योंकि इसका मूल कारण दहेज था। यह अधिनियम बना, उसके बाद भी इसमें कमी नहीं आई और अत्याचार बढ़ते गए। इस अधिनियम को फिर से संशोधित किया गया। 1983 में इसको संशोधित किया गया
और आईपीसी की धारा 1498 का 498A को इसमें इंक्लूड कर दिया। इस धारा को जोड़ दिया गया। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई अपराध होता है तो यह एक गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता था। ऐसे व्यक्ति को जेल हो जाया करती थी और जमानत का ही प्रावधान नहीं था। उसके बाद 1994 में वैश्विक स्तर पर वियना समझौता हुआ। वियना में एक सम्मेलन हुआ जिसमें महिलाओं को सुरक्षित रखने की बात कही गई कि महिलाओं को कुछ अधिकार, कुछ अधिनियम बनाए जाएं जिससे महिलाएं सुरक्षित रह सकें। उसको देखते हुए 1995 में बीजिंग में सम्मेलन हुआ और हर देश को कुछ अधिनियम बनाने की बात कही गई कि आप अपने देश में अधिनियम बनाएं जिससे महिलाएं सुरक्षित रह सकें। तो उसी को देखते हुए भारत सरकार ने 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पारित किया। इसका संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। इसका विस्तार कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक यह अधिनियम लागू किया गया? तो जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में इसे लागू कर दिया गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया गया। कुछ दिन बाद ये लाइन भी हट जाएगी कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, वर्तमान में अभी जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे भारत में यह लागू था, लेकिन कुछ समय बाद शायद ये लाइन हट जाएगी। अब बात आती है पारित कब हुआ और लागू कब हुआ। दोनों इंपॉर्टेंट डेट हैं और ये दोनों डेट पूछी जाती हैं, लेकिन हम यहाँ गलत कर देते हैं। हमें यहाँ क्वेश्चन देखना है कि पूछा क्या उसने। यदि पूछता है कि महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ, तो यह 13 सितंबर 2005 को। लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 को। लगभग 1 साल से ज्यादा समय बाद यह पूरे राज्यों में लागू किया गया। तो क्वेश्चन आता है, अधिकांश बच्चे गलत करते हैं। पूछा जाता है कि घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू किया गया, और बच्चे वो 2005 जो लास्ट में रहता है उसको याद रखे रहते हैं और उनसे गलत हो जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो विद्यार्थियों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित हुआ और कब लागू हुआ? पारित पहले होता है, उसके बाद लागू किया जाता है। 2005 में यह पारित हुआ और 2006 में इसको लागू कर दिया गया। यह जब अधिनियम बना तो इस अधिनियम में कितने चैप्टर थे, कितने अध्याय थे, कितनी धाराएं थी? अध्याय की बात करें तो इसमें कुल 5 अध्याय तथा धाराएं 37 धाराएं का प्रावधान किया गया। इन अध्यायों और धाराओं के अंतर्गत इस कानून को विस्तार दिया गया। हर धारा में अलग अलग मीनिंग है। किसी में संरक्षण अधिकारी की बात कही गई है, किसी में परिभाषा को दिया गया है। इस तरीके से 37 धाराएं हैं, जिनमें से कुछ धाराएं आपको याद करनी है। अब बात आती है इसका उद्देश्य क्या था। घरेलू हिंसा अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो घरेलू हिंसा अधिनियम बनाने का मुख्य उद्देश्य घर में हिंसा झेल रही महिला को सुरक्षा प्रदान करना। अब घर में महिला सुरक्षित नहीं है तो घर में महिला किससे सुरक्षित नहीं है? हम सोच सकते हैं घर में कौन हो सकता है? उसके रिश्तेदार ही होंगे, परिवार ही होगा जिससे वह प्रताड़ित की जा रही है। तो घर के रिश्तेदार द्वारा ही
महिला को पीड़ित होना, महिला को प्रताड़ित किया जाना घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। अर्थात घर के रिश्तेदार ही, परिवार ही उसको कहीं ना कहीं रूप में प्रताड़ित करते हैं। यहाँ घरेलू हिंसा का तात्पर्य सिर्फ महिला से नहीं है। हो सकता है किसी महिला से उसकी सास प्रताड़ित हो, सास भी हो सकती है, वृद्ध कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो उससे प्रताड़ित हो रहा हो, तलाकशुदा महिला भी हो सकती है, ज्यादा उम्र की कोई लड़की भी हो सकती है जिसका विवाह ना हुआ हो और अपने भैया भाभी से प्रताड़ित हो रही हो। तो इसका वृद्ध है, ये नहीं है कि सिर्फ महिला, इससे महिला के अंतर्गत वृद्ध सास हो सकती है, तलाकशुदा महिला भी हो सकती है, विधवा भी हो सकती है। इसलिए यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि घरेलू रिश्तेदारी या संबंध क्या है, क्योंकि प्रताड़ित किससे होती है? घरेलू रिश्तेदार से, संबंधियों से। तो घरेलू रिश्तेदार और संबंधी कौन है? तो घरेलू रिश्तेदार से तात्पर्य किन्हीं उन दो व्यक्तियों के संबंध से है जिसमें वे एक दूसरे से साझी गृहस्थी में जुड़े हुए होते हैं। साझी गृहस्थी में एक दूसरे से मिलकर जुड़े हुए होते हैं, उनकी गृहस्थी पर उनका सामूहिक रूप से अधिकार होता है, या फिर जुड़े हुए थे और वर्तमान में अलग हो गए हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। कि जो पहले पति पत्नी थे लेकिन कुछ समय के बाद वह अलग रहने लगे, यदि पति द्वारा पत्नी को प्रताड़ित किया जा रहा है तो भी घरेलू हिंसा में आएगा, क्योंकि वह पहले एक साझा गृहस्थी के रूप में जुड़े हुए थे। अब बात आती है इसकी परिभाषा। तो परिभाषा में इसकी धारा 3 है, हमने बताया था, इसमें अध्याय 5 और धाराएं 37 हैं। तो धारा 3 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। धारा 3 के अंतर्गत इसको और डीपली पढ़ते हैं तो धारा 3 के अंतर्गत सेक्शन 2G के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। 2G में बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं कि इस तरह का कोई कृत्य किया जाता है तो वह घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। पहला 2G और दूसरा 3, याद रखना है। 3 में परिभाषित किया गया है और 2G में बताया गया है कौन सी हिंसा है जिसे घरेलू हिंसा के दायरे में लाया जाता है। तो परिभाषा आप देखते हैं उसकी। घरेलू हिंसा अर्थात कोई भी ऐसा कार्य जो किसी महिला एवं बच्चे जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, महिला एवं बच्चे जिनकी उम्र 18 से कम हो, बच्चा भी हो सकता है, बच्ची, बालक या बालिका, यदि उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन के संकट, आर्थिक क्षति या ऐसी क्षति जो असहनीय हो, महिला को ऐसी क्षति पहुंचाए जो असहनीय हो, जिससे महिला एवं बच्चे को दुख का सामना करना पड़े, शारीरिक पीड़ा मिले, उसे अपमान महसूस हो, अपमान सहना पड़े, इन सभी को घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल किया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो महिला एवं बच्चे को उस ऐसा अपराध करें, उनके ऊपर ऐसा शारीरिक रूप से प्रताड़ित करें कि वह अपमानित महसूस हो, उन्हें शारीरिक कष्ट पहुंचे, पीड़ा पहुंचे, उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, उसके जीवन पर संकट पड़े। इस प्रकार की कृत्य घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। अर्थात 4 दीवारी के अंदर मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, मौखिक रूप से, लैंगिक रूप से, आर्थिक रूप से इस तरीके से यदि प्रताड़ित किया जाए तो यह प्रताड़ना घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है, जिसमें घर का सदस्य ही उसे कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित कर रहा है। अब बात आते हैं कि इसका पृष्ठभूमि हम पहले ही बता चुके हैं। सबसे पहले 1860 में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए
498 ए का प्रावधान किया गया था, परंतु वह कारगर सिद्ध नहीं हुआ। इसमें महिलाओं ने कुछ रीति रिवाज, धार्मिक प्रक्रियाओं के कारण थानों में जाने से डरती थी, क्योंकि उस टाइम 498 ए के तहत एक क्रिमिनल केस था। परंतु वर्तमान में 2005 के इस अधिनियम को से यह एक सिविल बना दिया गया, जिसमें गिरफ्तारी को रोका गया। इसमें व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती है। अब बात आते हैं कि इसमें विशेष क्या है जो 1860 के 498 ए से इसको अलग करता है। तो घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत प्रतिवादी की गिरफ्तारी नहीं होती है। प्रतिवादी मतलब वह व्यक्ति जो महिला पर अत्याचार कर रहा है, मतलब प्रतिवादी की गिरफ्तारी नहीं होती है। लेकिन इसके अंतर्गत महिला को, अर्थात पीड़ित महिला को भरण पोषण, निवास के लिए मकान, अस्थायी संरक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है, जो 498 ए में का प्रावधान नहीं है। 498 में महिला को भरण पोषण, निवास आदि की सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, बल्कि 2005 अधिनियम में महिला के भरण पोषण, उनके बच्चों के निवास के लिए तथा उसको सुरक्षा प्रदान करने की बात कही गई है। अब बात आती है पीड़िता कौन है। इस कानून को पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि पीड़िता कौन है। अर्थात यदि आप एक महिला हैं और रिश्तेदार में कोई व्यक्ति आपके प्रति दुर्व्यवहार कर रहा है, तो आप इस एक्ट के तहत पीड़ित हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है, घरेलू हिंसा के तहत महिलाओं के प्रति कौन कौन से अपराध आते हैं। तो मुख्य रूप से यहां 4 अपराधों की बात कही गई है। शारीरिक अपराध किया जा सकता है, लैंगिक, मौखिक या भावनात्मक, या आर्थिक रूप से। एक बार फिर सुने, किस प्रकार का अपराध होता है। 2G में बताया था हमने, 3 में इसको परिभाषित किया गया है और 2G में बताया गया कि क्या क्या कृत्य हैं जिसे घरेलू हिंसा के अंतर्गत लाया जाता है। तो कृत्य में पहला शारीरिक आ गया कि महिला को शारीरिक रूप से, नंबर 2 लैंगिक रूप से, नंबर 3 मौखिक या भावनात्मक रूप से, नंबर 4 आर्थिक रूप से। इन 4 श्रेणियों में महिलाओं को कहीं ना कहीं रूप से प्रताड़ित किया जाता है। पहली बात शारीरिक रूप से, तो शारीरिक को हम डिटेल में लिखेंगे तो इसमें महिलाओं को मारपीट की जाती है, महिलाओं के साथ धक्का दे दिया, जैसे थप्पड़ लगा देना, शारीरिक पीड़ा प्रदान करना, शारीरिक पीड़ा देना, इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। नंबर 2 लैंगिक श्रेणी। लैंगिक में अश्लील साहित्य दिखाना। नंबर 2 यौन उत्पीड़न के लिए, यौन उत्पीड़न करना, संदेह करना, यह यौन उत्पीड़न के अंतर्गत आता है, लैंगिक अपराध। नंबर 3 भावनात्मक श्रेणी या मौखिक श्रेणी। इसके अंतर्गत उसे अपमानित करना, अपशब्द बोलना, गाली गलौज करना, संतान के लिए गलत शब्दों का उपयोग करना, इस तरीके से उसको अपमानित किया जाता है, तिरस्कृत किया जाता है। यह मौखिक और भावनात्मक श्रेणी आती है। नंबर 4 आर्थिक रूप से प्रताड़ित करना। तो महिला आर्थिक रूप से प्रताड़ित की जाती है। कई बार देखा है संपत्ति पर अधिकार महिला का भी बराबर रहता है, लेकिन महिला की सहमति के बिना ही संपत्ति को बेच दिया जाता है। नंबर 2 महिला यदि नौकरी करती है तो उसे नौकरी करने के लिए मना कर दिया जाता है।
इस तरीके से उसे आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। वित्तीय साधन जिसकी वह हकदार है उसे उससे वंचित होना पड़ता है। तो 4 श्रेणियां हैं: शारीरिक रूप से, लैंगिक रूप से, भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से महिला को प्रताड़ित करना। घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत आता है। अब इसमें बहुत सारी प्रकृति होती है घरेलू हिंसा की। किस प्रकार की प्रकृति? तो कुछ प्रकृतियां आप नोट कर सकते हैं। जैसे महिला को बच्चों और संबंधियों के सामने, महिला को अपने बच्चों और कभी कभी संबंधी आते हैं तो उनके सामने बार बार अपमानित करना, यह घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है। पति द्वारा आत्महत्या की धमकी देना कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, जिस डर से वह चुप रह जाती है। पति द्वारा शारीरिक बल का प्रयोग करना, यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा करेंगे, तो शारीरिक बल के डर से महिला चुप रह जाती है। पुरुषों द्वारा महिला को बोल देना कि मैं तलाक दे दूंगा, यह भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। मेंटली टॉर्चर होती है महिला। पति ने बोल दिया मैं शारीरिक बल का प्रयोग करूंगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। इस तरीके के नेचर से महिला कहीं ना कहीं हताश होती है, प्रताड़ित होती है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से वह परेशान हो जाती है। परिवार में कोई भी समस्या हो, समस्या महिला को ठहरा देना, दोषी ठहराना, मिलने से मना करना, संबंधियों से मिलना बंद करना, घरेलू हिंसा की प्रकृति है। एक बात फिर सुन लीजिए। बच्चों और संबंधियों के सामने डांटना, तलाक की धमकी देना, आत्महत्या की धमकी देना, शारीरिक बल का प्रयोग करना, सगे संबंधियों से ना मिलने देना, बिना गलती के डांटना, परिवार की हर समस्या का जिम्मेदार ठहराना, ये सब घरेलू हिंसा की प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। बात आती है घरेलू हिंसा कारण क्या है? क्या कारण है कि घरेलू हिंसा देखने को मिल रही है? तो पहला कारण दहेज ही है, जिसके लिए दहेज निरोधक कानून बना था। लेकिन रीति रिवाज और धार्मिक कुरीतियों के कारण दहेज प्रथा आज भी समाज में किसी न किसी रूप में व्याप्त है और हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में दहेज संबंधी कोई ना कोई अखबार छपती ही रहती है। तो हिंसा का पहला कारण दहेज ना मिलना या कम मिलना। दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनी अपराध है। आज मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं, ना तो कोई दहेज ले और ना दहेज दे। अत्याचार करने वाले से ज्यादा जिम्मेदार अत्याचार सहने वाला होता है। इसलिए जागरूक बने और अपने अधिकारों को जाने। तो इसलिए पहला कारण हम बात करते हैं घरेलू हिंसा का कारण क्या है। तो कारण पहला दहेज ना मिलना या फिर दहेज का कम मिलना। नंबर दूसरा, शादी होती है, पति की जॉब नहीं है, तब ऐसी स्थिति में भी हमें घरेलू हिंसा देखने को मिलती है। अर्थात पति का बेरोजगार होना भी घरेलू हिंसा कारण हो सकता है। हो सकता है कि महिला बार बार कन्या का जन्म हो और पति की चाहे पुत्र की हो, परिवार की चाहे पुत्र की हो, तब ऐसी स्थिति में भी घरेलू हिंसा होती है। अर्थात पुत्री की चाहे कम होना, पुत्र की चाहे अधिक होना। यदि कन्या का बार बार जन्म हो रहा तो ऐसी स्थिति में महिलाओं के साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, दुर्व्यवहार किया जाता है। तो कारण हो गया एक से अधिक बार कन्या का जन्म होना, पुत्र प्राप्ति की कामना होना। नंबर तीसरा, महिला का अशिक्षित होना। कहीं ना कहीं महिला का अशिक्षित होना उनके अधिकारों को उनसे वंचित करने के लिए मूल कारण है। यदि महिला शिक्षित है तो वह अपने अधिकारों के लिए जागरूक होती है। तो अशिक्षा भी घरेलू हिंसा का एक प्रमुख कारण है। पति का शराबी होना,
पुरुष प्रधान समाज होना। प्राचीन काल से ही अनेक कालों में पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज पाया गया, जिस कारण पुरुष का अहम आज भी उस पर विद्यमान है, और वह अहम ही है जो महिलाओं को कहीं ना कहीं किसी रूप में प्रताड़ित करने का काम करता है। स्त्रियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक न होना, पति का अन्य महिलाओं के साथ संबंध होना, ऐसे कई कारण हैं जिसके घरेलू हिंसा होती है। एक बार फिर सुन लीजिए। दहेज कम मिलना या दहेज ना मिलना, पति का शराबी होना, बेरोजगार होना, पति की पुत्र कामना होना, गर्भधारण के अयोग्य होना। हाँ, कभी कभी ये होता है गर्भधारण के अयोग्य होना, तो उसमें महिला को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है। यह भी घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण है। पुरुष प्रधान का होना, पुरुष का अहम होना, स्त्री को अशिक्षित होना, जागरूक ना होना, ऐसे कई कारण हैं जिस कारण एक घरेलू हिंसा आज सामने देखने को मिल रही है। अब बात आती है इसके दुष्परिणाम क्या है। दुष्परिणाम में महिला मानसिक रूप से बीमार हो जाती है, सिर दर्द, थकान आदि कई बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शिक्षा, सुरक्षा, मूलभूत अधिकारों से वंचित हो जाती है। कभी कभी मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है कि महिला अनैतिक कार्य जैसे नशे जैसी आदत में भी ढल जाती हैं। सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि बच्चे भावनात्मक रूप से मां से जुड़े हुए होते हैं। जब मां को प्रताड़ित हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रतिकूल असर उनके बच्चों पर अवश्य पड़ता है, और यह असर हमें दीर्घकालिक रूप में मानसिक और भावनात्मक रूप में देखने को मिलता है। वही बच्चे जब यह इस तरीके का बर्ताव देखते हैं तो दीर्घकालीन कुछ समय पश्चात कहीं ना कहीं उनके दिमाग पर भी इसका असर पड़ता है। तो रोके कैसे जा सकता है इसको? घरेलू हिंसा को कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं। इसके लिए महिला को आत्मनिर्भर बनाना होगा। महिला आत्मनिर्भर होगी तो वह इस हिंसा से लड़ सकती है, हिंसा का विरोध कर सकती है। नंबर दूसरा, महिलाओं को जागरूक बनाना, उनको अधिकारों के प्रति जागरूक करना। यदि महिला जागरूक है, आत्मनिर्भर है, तो घरेलू हिंसा कहीं ना कहीं कम हो सकती है। नंबर तीसरा, आज शिक्षा दर को देखें तो महिलाएं पुरुषों से शिक्षा में बहुत ज्यादा पीछे हैं। यदि महिला को शिक्षित बना दिया जाए तो वह आत्मनिर्भर भी बनेगी और जागरूक भी बनेगी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा एक प्रमुख बिंदु है जिस कारण घरेलू हिंसा को कम किया जा सकता है। शिक्षा से आत्मनिर्भर बनेगी और जागरूक बनेगी। कई शराब हुआ, इस पर प्रतिबंध लग जाए कई हद तक, तो शराब एक प्रमुख कारण माना जाता है घरेलू हिंसा का, तो इस कारण भी प्रतिबंध लगना भी इसमें कमी ला सकता है। महिला संगठनों द्वारा हिंसा के खिलाफ अभियान चलाया जा सकता है, जिससे महिलाएं और जागरूक हों और इस घरेलू हिंसा को कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इनका एक स्टेटमेंट है कि भारत की 2/3 जनसंख्या अर्थात भारत की 2/3 महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं, और इनकी उम्र का दायरा देखा जाए तो 15 से 49 वर्ष की महिलाएं इस श्रेणी में आती हैं। तो आपका घरेलू हिंसा अधिनियम, सबसे पहले एक बार फिर से शॉर्ट में सुन लीजिए। अधिनियम 2005 संक्षिप्त नाम है इसका, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। विस्तार कहाँ है इसका? जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे भारत में इसका विस्तार किया गया, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक राज्य बना दिया गया।
अर्थात कुछ समय पश्चात जम्मू कश्मीर भी हट जाएगा, अर्थात जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे भारत में इसका प्रभाव है। पारित कब हुआ ये? पारित हुआ 13 सितंबर 2005 को। लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006। फिर से बोलता हूँ, ये इंपॉर्टेंट डेट है, सभी लोग याद रख लें, ना समाजशास्त्र के साथ बल्कि जो और विद्यार्थी भी देख रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है पारित कब हुआ और लागू कब हुआ। पारित 2005 में, लागू 26 अक्टूबर 2006 में। उसके बाद परिभाषा आती है, तो परिभाषा हमने बताया था कि इसमें कुल धाराएं 37 हैं, अध्याय कितने हैं? 5 हैं, 5 अध्याय, धारा 37। धारा 3 में इसको परिभाषित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस धारा के अंदर इसको परिभाषित किया गया है? तो धारा 3 में कुल कितनी धाराएं हैं? 37। कुल कितने चैप्टर हैं? 05, 5 चैप्टर। किसमें परिभाषित किया गया है? धारा 3 में। कौन कौन से कृत्य हैं जिस कारण यह लागू हो सकता है? तो धारा 2G में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, लैंगिक रूप से, आर्थिक रूप से, इन चारों रूप से यदि प्रताड़ित की जा रहा है तो वह घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। घरेलू हिंसा क्या है? घर की चार दीवारी में व्यक्ति से परेशान होना, अर्थात परिवार के सदस्यों द्वारा ही, पति द्वारा, सास द्वारा, ननद द्वारा, भाभी द्वारा, देवर द्वारा आदि के द्वारा प्रताड़ित होना इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। 2005 के पहले महिलाएं के लिए क्या था? 2005 के लिए इसका देखें इतिहास तो पृष्ठभूमि में 1860 भारतीय दंड संहिता थी, जिसमें 498 के तहत महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई थी। लेकिन उसमें महिलाओं को भरण पोषण तथा सुरक्षा प्रदान करने की बात नहीं की गई। 2005 में महिलाओं को भरण पोषण, उसे निवास स्थान आदि की सुरक्षा प्रदान की गई। अपराध हो गया, प्रकृति हो गई, किस तरह की प्रकृति होती है, क्या कारण है, क्या उसके परिणाम है और क्या सुझाव है। ये 5 बिंदु हैं, आपको याद रखना है। सबसे पहला उसका संक्षिप्त विवरण, दूसरा परिभाषा, नंबर 3 कौन कौन से अपराध, नंबर 3 अपराध की प्रकृति, नंबर 4 अपराध के दुष्परिणाम, नंबर 5 उसको कैसे रोका जा सकता है, उसके सुझाव। तो हमारा ये आज का लेक्चर था। इसके अलावा जैसे महिला के प्रति अपराध हो रहा है तो एक कुछ कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं। इस श्रेणी में 37 धाराएं हैं, तो धाराओं पर एक विस्तृत लेक्चर फिर से होगा और आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को अच्छे समझ में आए, और जहां आपको समझ में ना आए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसका यदि नोट्स चाहिए तो मैं इसका नोट्स भी बनाए हुए हूँ, तो आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, व्हाट्सएप ग्रुप है सोशलॉजी का, कॉलेज के स्टूडेंट का, तो उसमें हम नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, यदि आप कोई और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना बीमारी से पढ़ाई बहुत बाधित हो रही है और ई क्लासेस एक ऐसा माध्यम है जिससे आपसे जुड़कर आगे अपने सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। तो जितने भी स्टूडेंट हो, सारे स्टूडेंट एक दूसरे को शेयर करें कि सर की क्लास रहती है, डेली 10 बजे मैं आता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और आप हमें बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। और आगे टॉपिक मैं कुछ देर बाद लिख दूंगा कि कल किसकी क्लास होगी और टॉपिक क्या रहेगा। थैंक यू।